आइए आज रोम की यात्रा करें। ईसा मसीह की मृत्यु के कुछ साल बाद शोर कान फाड़ देने वाला है। लकड़ी के पहियों वाले रथ पथरीली सड़कों पर एक दूसरे से गुजर रहे हैं। ध्यान खींचने के लिए व्यापारियों की पुकार, एक गुलाम की त्वचा पर पड़ते कोड़े और हवा में अगरबत्ती की महक नालियों की बदबू में घुल रही है। उस समय की दुनिया सूरज, चांद और सम्राट नीरो की सनक और अजीबोगरीब इच्छाओं से चलती थी। उस ऐतिहासिक दौर में लोगों का मनोरंजन और ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्लैडिएटर्स के रोमांचक और खतरनाक खेलों का आयोजन किया जाता था। उनकी घोषणा करने वाली पुकारें कहती हैं, सर्कस में नया खून। और जो आज आपको अन्याय जैसा प्रतीत होता है, वो उस व्यवस्था का ही आधार था। जिसे आज आप त्रासदी कह सकते हैं, वो उनके लिए तमाशे ही थे। इस अफरा तफरी, इस क्रूरता और इस बेहिसाब शान शौकत के बीच एक ऐसा आदमी रहता था जो दूसरों से बहुत अलग सोचता था। वो साम्राज्य के एक छोर पर दूर स्थित हिस्पानिया के प्रसिद्ध शहर कॉर्डोबा में पैदा हुआ था और उसका नाम था लूसियस एनियस सेनेका। वो एक महान दार्शनिक, प्रसिद्ध नाटककार, कुशल राजनेता और सम्राट का शिक्षक था, जिसे अपने समय में बहुत सम्मान मिला था। वो बिना किसी भौतिक समस्या के जीवन का आनंद ले रहा था। वो प्रसिद्ध था, प्रभावशाली था और फिर भी जिस चीज को वो सबसे ज्यादा महत्व देता था, वो थी मन की शांति। वो लगातार खुद से पूछता था कि एक सम्मानजनक जीवन कैसे जिया जा सकता है जब आपके आसपास की हर चीज और हर कोई शान दिखाने की एक मूर्खतापूर्ण कोशिश में आपको ऐसा करने से रोकने पर तुला हो। जब रोमन साम्राज्य अपने युद्धों के जरिए लगातार विस्तार कर रहा था, तब वह अक्सर यह लिखता था, धरती से सितारों तक का कोई भी आसान रास्ता नहीं है, यानी सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। वो जीवन की क्षण भंगुरता पर, समय पर और इस पर विचार करता था कि कैसे वो खाली बातों में, हमें थका देने वाली महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में या हमारी शांति छीन लेने वाली जल्दबाजी में हाथ से निकल जाता है। तेजी से जीना, जल्दी मरना है और ये कोई रूपक नहीं है। वो इसे ऐसे कहता था जैसे किसी ने करीब से देखा हो कि जब शरीर बिना किसी स्पष्ट दिशा के दौड़ता है तो आत्मा कैसे मुरझा जाती। सेनेका ने रोम के सबसे शक्तिशाली लोगों को ध्यानपूर्वक देखा और समझा कि वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे, वे अपनी ही तात्कालिकता के गुलाम थे। लुसिलियस को लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, बात यह नहीं है कि हमारे पास बहुत समय है, बात यह है कि हम इसे बर्बाद कर देते। इसमें से बहुत कुछ, और यह 2000 साल बाद भी सच है, जैसे जैसे साम्राज्य की आग ने सब कुछ भस्म करना शुरू किया, सेनेका ने संतुलन और संयम के गुणों की बात की। उन्होंने समझा कि सच्ची महानता क्षेत्रों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र पर नियंत्रण पाने में निहित है। उन्होंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अधिक दिनों की तलाश नहीं करता, वह प्रत्येक दिन के भीतर अधिक जीवन की तलाश करता है। सेनेका ने दर्शन शास्त्र के माध्यम से शासन करने का प्रयास किया और इस बात पर चिंतन करने का आह्वान किया कि मनुष्य को ऐश्वर्य से कैसे ऊपर उठना चाहिए। वह अपने समय में एक बाहरी व्यक्ति थे और शायद इसीलिए उनकी मुख्य शिक्षा आज भी हमारे समय में प्रासंगिक है। अपने और अपने आसपास के बाहरी पागलपन के बीच कुछ दूरी बना लें। 100 साल बाद रोम पहले जैसा नहीं रहा। साम्राज्य बोझिल हो गया था, षड्यंत्रों से भरा हुआ था, सीमाओं को खतरा था और सबसे बढ़कर सुखों से थके हुए दिल थे और ऐश्वर्य का। और इसी परिदृश्य में मार्कस ऑरेलियस का उदय हुआ, एक ऐसा सम्राट जो सत्ता नहीं चाहता था बल्कि इसे एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार करता था। इसका मुख्य शिक्षण यह होगा कि आंतरिक पागलपन से कैसे लड़ा जाए। और उन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा हिस्सा अभियान में बिताया, कीचड़, ठंड और भय के बीच टेंट के नीचे सोते हुए। उसके चारों ओर सिर्फ युद्ध थे। वह एक सैनिक था, फिर भी अपने भीतर वह लगातार शांति खोजता था
और रात में जब सब कुछ शांत हो जाता था, वह तेल के दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर लिखता था, दूसरों के लिए नहीं बल्कि केवल अपने लिए। बिना किसी प्रकाशन के इरादे से लिखे गए वे पन्ने मानवता के इतिहास के सबसे बुद्धिमान ग्रंथों में से एक बन गए, उसके चिंतन। उन्होंने बहुत कम कहा, यह तब होता है जब मनुष्य खुशी से जीने के लिए जो मांगता है वह उसे देने के लिए देवताओं का होता है। उसे अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने अपने दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिकता या दिखावे की बात नहीं की। उन्होंने सेनेका की तरह समझा कि एक इंसान के रूप में आपका एकमात्र कार्य एक अच्छा इंसान बनना है। वो आपके सोचने, कहने और करने के बीच तालमेल के उदाहरण की बात करता था और एक इंसान और अपनी सेनाओं के जनरल के तौर पर यह सोच उसे तड़पाती थी कि वो एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है जब उसे हजारों लोगों को मरने के लिए भेजना पड़ता था। उसकी आत्मा थक चुकी थी, लेकिन वो एक जरूरी बात समझता था। आप दूसरों पर तब तक शासन नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर शासन करने में सक्षम ना हो। और वो कहता था, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद मत करो, उनमें से एक बनो। हर दिन वो शांत रहने के लिए लिखता था, खुद को याद दिलाने के लिए कि असल में क्या मायने रखता है। वो कहता था, आत्मा पर उसके विचारों का रंग चढ़ जाता है। और वो आगे कहता था, तुम्हारा अपनी सोच पर काबू है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिल जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो आप दुनिया को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप उसे कैसे देखते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसका साम्राज्य जल सकता था, लेकिन उसका दिमाग अडिग रहता था। जब उसकी सेनाएं तलवारें उठाती थीं, तब वो एक विचार उठाता था, असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जिस शांति को हम दुनिया में खोजते हैं वो एक अंदरूनी लड़ाई से शुरू होती है, अपने आवेगों, अपने फैसलों और अपनी भावनाओं पर काबू पाने की लड़ाई। और इसी बात में मार्कस ऑरेलियस और सेनेका बिना एक दूसरे को जाने भाई थे। एक चिंतन से बात करता था और दूसरा कर्म से, लेकिन दोनों एक बात पर यकीन करते थे। आप दुनिया को नियंत्रित नहीं करते, आप उसे कैसे देखते हैं, इसे नियंत्रित करते हैं। आपका एकमात्र शासन करने योग्य प्रांत आपका मन है। जो खुद को जीत लेता है वो सारी जंगें जीत लेता है। लेकिन अगर आप खुद पर शासन करना नहीं सीखते तो क्या फर्क पड़ता है कि आप दुनिया जीत लें या आप सबसे शक्तिशाली या सबसे लोकप्रिय हों? क्या फर्क पड़ता है? हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां सब कुछ जरूरी लगता है, सब कुछ। हर आवाज एक चेतावनी है, हर संदेश एक जवाब की मांग करता है और हर दिन एक दौड़ की तरह शुरू होता है। और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी दौड़ है जिसे शुरू करने का फैसला कब किया ये किसी को याद नहीं। हमें तेजी से जीना, मुकाबला करना, तुलना करना और समय को एक दुश्मन की तरह भरना सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमें रुकना नहीं सिखाता। हमें बताया जाता है कि कामयाबी दौड़ना है, लेकिन किस तरफ? ऐसा करने की जल्दी लगभग एनेस्थीसिया जैसी है। हम महसूस न करने के लिए दौड़ते हैं, हम सोचने से बचने के लिए दौड़ते हैं, हम उस चीज को न देखने के लिए दौड़ते हैं जो हमें दर्द देती है। और सेनेका ने 2000 साल पहले ही ये चेतावनी दी थी। जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कल का इंतजार और आज को खो देना है। हम जीने की तैयारी करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम असल में जीना ही भूल जाते हैं। मार्को ऑरेलियस भी ये जानते थे। जंगों और उथल पुथल के बीच वो लिखते थे, तुम्हें जो समय दिया गया है वो कम है, इसका सही इस्तेमाल करो। वे दो आदमी थे जिनके बीच 100 साल का फासला था। एक के पास रोम की सारी दौलत थी और दूसरे के पास साम्राज्य की सारी ताकत। दोनों एक ही जरूरी नतीजे पर पहुंचे। अगर तुम्हारी जिंदगी एक साम्राज्य है तो तुम्हारा मन उसकी राजधानी है। सेनेका।
अपने समय बर्बाद करने के लालच के खिलाफ चेतावनी दी और मार्को ऑनरेलियस ने हमें तुरंत काम करने के लिए कहा। तुम्हारे और उनके बीच बड़ा फर्क उस समय में नहीं है जिसमें तुम्हें और उन्हें जीना पड़ा। ये बहुत आसान है। फर्क इस बात में है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें कौन सी हैं या कौन सी थी। आज तुम्हें मौत की सजा देने वाला जालिम नीरो नहीं है, न ही जंग के मैदान में दुश्मन, बल्कि वो जानकारी का सैलाब है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि सब कुछ जरूरी है, सिवाय इस खास पल में अच्छी तरह जीने के। तुम्हें जल्दी में धकेला जाता है और जल्दी असल में डर है। खोने का डर, पहुंच न पाने का डर, काफी न होने का डर। लेकिन विडंबना यह है कि तुम जितना ज्यादा दौड़ते हो उतना ही खुद से दूर हो जाते हो। तुम हवा को महसूस किए बिना सांस लेते हो, बिना देखे देखते हो और बिना सुने सुनते हो। कितनी बार तुमने असली खुशी को टाला है, उस जरूरी बातचीत को या उस आराम को जो तुम जानते हो कि जरूरी है, बस उस काल्पनिक कल के आने का इंतजार करते हुए। जब मेरे पास पैसा होगा, जब मेरे पास समय होगा, जब मैं छुट्टियों पर होऊंगा। हम खुद को आजाद मानते हैं क्योंकि हम बहुत सी चीजें चुन सकते हैं, लेकिन हम वो एक चीज नहीं चुन पाते जो सच में जरूरी है, और वो है मन की शांति। जल्दी की बीमारी से बीमार इस दुनिया में शांति एक खामोश क्रांति है। तुम्हें जो समय दिया गया है वो कम है, इसका सही इस्तेमाल करो, मार्को ऑनरेलियस कहते हैं। अपना समय गुस्से, नफरत, जलन या इस डर में मत लगाओ कि लोग क्या कहेंगे। मैं खुद रफ्तार की मिसाल नहीं बनना चाहता, मैं सुकून का एक स्कैंडल बनना चाहता हूं। मुझे ज्यादा पाने में दिलचस्पी नहीं है, मुझे जरूरतें कम करने में दिलचस्पी है। और जब मुझे कम की जरूरत होती है तो मुझे सुकून पाना ज्यादा आसान लगता है, और इससे मैं अपने आसपास देख पाता हूं जो मेरे पास है उसके लिए शुक्रगुजार हो पाता हूं, और जो बीत गया उसे स्वीकार कर पाता हूं। और जब दुनिया चिल्लाती है और तेज, मैं फुसफुसाकर कहना चुनता हूं और धीरे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप धीरे चलते हैं तो आप वो चीजें देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते, और वो बातें सुनते हैं जो दूसरे नहीं सुनते, और आप पाते हैं कि जो जरूरी था वो हमेशा वही था, आपका इंतजार कर रहा था। धीमापन कमजोरी नहीं है, ये महारत है, नियंत्रण है। और जब तुम इसका अभ्यास करना शुरू करोगे तब और सिर्फ तभी तुम समझोगे कि तेजी से जीना असल में समय से पहले मरना है। कि शांति तुम्हें अलग नहीं करती, तुम्हें केंद्रित करती है, और कि समय तुमसे छूट नहीं रहा, तुम्हें केंद्रित कर रहा है। जब तुम रुकना सीखते हो तो सबसे पहली चीज जो तुम पाते हो वो ये है कि दुनिया ढह नहीं जाती। थोड़ी देर बाद तुम पाते हो कि तुमने खुद को फिर से पा लिया है, और आखिर में कि तुम चुन सकते हो। शाही रोम के मंचों से सेनेका तुम पर चिल्लाता है कि कल का इंतजार करना छोड़ दो और आज का दिन बर्बाद करना बंद करो। ठंडे तंबुओं से मार्को ऑनरेलियस एक बार फिर तुमसे कहता है कि अपने समय का सही इस्तेमाल करो। दोनों तुम्हें एक ही चीज का हुक्म देते हैं, खुद पर शासन करना सीखो और अपने आप को समझने की कोशिश करो। उन सभी चीजों को नियंत्रित करो जिन्हें तुम कर सकते हो, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारा काम, और इसे अभी करो, इसी पल। सद्गुण को इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहीं खत्म नहीं करता, मैं आपको एक और नजरिया बताता हूं, एक अलग नजरिए से। जब रोम महत्वाकांक्षाओं से जल रहा था और उसके सम्राट दुनिया पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे, उसी समय दुनिया के एक दूसरे कोने में एक ऐसे दर्शन का जन्म हुआ जिसका इरादा किसी भी चीज पर नियंत्रण करने का नहीं था। प्राचीन चीन में लाओ त्जु नामक एक वृद्ध व्यक्ति शिक्षा देता था। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को पत्र नहीं लिखे, न ही युद्ध के मैदान में ध्यान लगाया। उन्होंने सदियों बाद एक मौलिक सादगी के साथ शून्यता पर, छंद और प्रवाह के महत्व पर लिखा।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सेनेका और मार्कस ऑनरेलियस को उत्तर दिया था तथा शिक्षा दी थी कि सच्ची शक्ति स्वयं को थोपने में नहीं बल्कि प्रवाहित होने में निहित है। एक शांत मन के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड समर्पण करता हुआ प्रतीत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति धारा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह उसे समझता है और उसका अनुसरण करता है। रोमन आपको अराजकता के विरुद्ध एक आंतरिक किला बनाने की शिक्षा देते हैं। चीनी आपको पानी की तरह बनने की शिक्षा देते हैं, इतना लचीला बनने की कि अराजकता आपको तोड़ न सके। लाओ त्जू पानी की कोमलता की बात करते हैं जो बिना चिल्लाए या टकराए पत्थर को आकार दे देता है। बांस के लचीलापन और मजबूती से जो हमेशा हवा के साथ झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं। पहली नजर में वे एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। रोम दृढ़ कार्रवाई की बात करता है और चीन प्रवाह की। कोमल, लेकिन दोनों आपको एक ही स्थान पर स्वयं के केंद्र पर ले जाते हैं। बाहरी दुनिया के लिए अप्राप्य। रोमन आपको वर्तमान में सद्गुणों के लिए संघर्ष करने को कहते हैं। ताओवादी आपको शांति पाने को कहते हैं ताकि सद्गुण सहज रूप से प्रकट हो। और रोमन इच्छा शक्ति का अनुशासन यानी अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का अभ्यास तथा चीनी प्रवाह सीखने का अनुशासन दोनों ही अनासक्ति के अभ्यास हैं। सेनेका आपसे बेकार की आशा छोड़ने को कहते हैं और लाओ त्जू आपसे बेकार की ताकत छोड़ने को कहते हैं। इंसान की किस्मत जीत हासिल करने में नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर काबू पाने में है और इसे पाने के लिए तुम्हें खामोशी चाहिए। भीतरी शांति, भीतरी खामोशी ही इंसान की ताकत का असली केंद्र है। कभी कभी हमें सिखाया जाता है कि शांत रहना निष्क्रियता है या रुकना समय बर्बाद करना है। ये सोचना विचारना बहुत ज्यादा शक करना है, लेकिन ये ठीक इसका उल्टा है। सोचना विचारना स्पष्टता वापस पाना है। सिर्फ भीतरी शांति और खामोशी से ही तुम्हें स्पष्टता मिलेगी और तुम शक करना शुरू कर पाओगे। और शक करना ही ज्ञान की तरफ पहला कदम है। आज के डिजिटल दौर की भाग दौड़ के सामने तुम्हें खामोशी चाहिए। उसमें सिर्फ बेचैनी है। तुम अपना समय सही से इस्तेमाल करने के बारे में सोचो और उसके खिलाफ लड़ना बंद करो। शांति से जीने से ज्यादा दुर्लभ कुछ भी नहीं है। आज शांत रहना कोई शौक नहीं है बल्कि ये बगावत का सबसे बड़ा काम है जो तुम कर सकते हो। हम घिरे हुए हैं बहुत सारी अलग अलग चीजों से जो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करने के लिए होड़ लगाती हैं और तुम्हारा ध्यान मांगती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुम पर चिल्लाती है कि खामोशी खालीपन है और धीमापन कमजोरी है। झूठ, ये झूठ है। खामोशी खालीपन नहीं है। खामोशी वो जगह है जहां तुम्हारी आत्मा आखिरकार सांस लेती है। सेनेका ये जानते थे और इसे महल में सिखाना चाहते थे और मार्को ऑनरेलियस ने इसे तब समझा जब वो सरहद पर ठंड से जम रहे थे। लाओ त्जू ने इसे तब महसूस किया जब वो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। अलग अलग जबानों में तीनों तुम्हें एक ही आदेश देते। असली ताकत दुनिया पर काबू पाने में नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर काबू पाने में है। दुनिया तुम्हें खींचना चाहती है, वो तुम्हें अपनी धारा में चाहती है, वो तुम्हें प्रतिक्रियावादी चाहती है और वो तुम्हें बिना सोचे समझे चाहती है। लेकिन कभी कभी सबसे मजबूत चीज है खुद को बहने न देना, स्थिर रहना। शायद यही वो सबक है जिसकी आज हमें कमी है। मौन की खोज करो, सोचना सीखो। जवाब देने से पहले धीरे धीरे चलें ताकि आपको अंततः रास्ता दिखाई दे। निर्णय लेने से पहले सांस लें और यह खुद को अलग थलग करने के बारे में नहीं है बल्कि फिर से ज्यादा जागरूक होने के बारे में है। यह एक ऐसी चीज है जो निस्संदेह आपको इस दुनिया में अलग बनाएगी जो बिना जाने कहां भागती रहती है।
अलग होना, आजाद होने की शुरुआत करना है। मौन की खोज करना कितनी दुर्लभ धन्यता है। इस प्राचीन यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण सबक रोम या चीन में नहीं है। यह वास्तव में आपके भीतर है, आपके मन के सबसे निजी कोने में है और जहां कोई आपको देख नहीं सकता। और यह उस पल की गुणवत्ता में है कि आप कैसे सांस लेते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, विशेष रूप से तब जब दुनिया आपसे भागने की मांग कर रही हो, जब हर कोई आपसे उम्मीद करता है कि आप भीड़ का हिस्सा बन जाएं। सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और लाओ त्जू कभी नहीं मिले, लेकिन उनका अंतिम संदेश जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, एक सच्चा युद्ध घोष है। शांति बाहर नहीं खोजी जाती, इसे भीतर ही विकसित किया जाता है, अपने मन और आत्मा की गहराइयों में। शांति भाग्य का उपहार नहीं है, यह आत्मा का सबसे कठिन और अनुशासनपूर्ण अभ्यास है, जिसे निरंतर प्रयास और जागरूकता से प्राप्त किया जाता है। याद कीजिए कि सम्राट ने अपनी निजी नोटबुक में क्या लिखा था। आपके जीवन की खुशी, संतुष्टि और शांति आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। और सेनेका चिल्लाया, वह स्वतंत्र नहीं है जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है। आज मैं आपके लिए एक आखिरी अंश जोड़ रहा हूं। वह बुद्धिमान नहीं है जो अपनी चुप्पी को सुने बिना भागता है। गति धीमी करना हार मानना नहीं है, बल्कि नियंत्रण पुनः प्राप्त करना है। जब आप शांति का चुनाव करते हैं तो आप स्वयं को दुनिया से दूर नहीं करते, बल्कि अपने सत्य के करीब पहुंचते हैं। प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति। और है ना, शोर स्वयं को थोपना चाहता है और आपको खाली करना चाहता है, जबकि मौन स्वयं को आपको भरने के लिए प्रस्तुत करता है। और इसी समर्पण में उसकी शक्ति निहित है। इसीलिए गति से ग्रस्त इस दुनिया में धीमापन और स्थिरता ही आपकी सबसे अच्छी दवा है। जीवन की इस तेज रफ्तार में जब हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है, तब ठहराव और शांति की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। ज्यादा पाने पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि कम की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि शांति के लिए आपको जितनी कम जरूरत होगी, आप उतने ही मुक्त होंगे। इस यात्रा का संदेश पुराना नहीं, बल्कि अत्यंत जरूरी और प्रासंगिक है, जो आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज मैं आपको अपनी मौन क्रांति, अपने संपूर्ण और गहरे परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए सच्चे मन से आमंत्रित करता हूँ। गहरी सांस लें, दिल से धन्यवाद दें, जो बीत गया उसे जाने दें, बिना किसी जल्दबाजी के जिए, और जो भी अनुभव करते हैं उसका पूरी तरह से आनंद लें, हर पल को महसूस करें। जियो, अपनी आत्मा को वो जगह दो जो तुम जानते हो कि उसकी है। अपनी आंखें बंद करो, भले ही सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, और सुनो खामोशी में। अगर तुम उसे अंदर आने दोगे तो वो तुम्हें कुछ ऐसा बताएगा जो ज्ञानी लोग सदियों पहले से जानते थे। पूरा ब्रह्मांड एक शांत और स्थिर मन के आगे झुक जाता है। आगे बढ़ो, हमेशा आगे।